अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव इंग्लिश हब ट्रिक्स विद सैयद तैयब। आज हम नो मैन आर फॉरेन पॉम जो है बाय जेम्स किरकप, इसकी समरी को, उसके बाद राइम स्कीम को और पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। द पोम नो मैन आर फॉरेन बिगिंस एंड एंड्स विद द सेम लाइन। ये जो पोम है, कोई मर्द गैर मुल्की नहीं है, शुरू और आखिर एक ही लाइन से होती है। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। याद रखो, कोई मर्द अजीब नहीं है, कोई मुल्क गैर मुल्की नहीं है। एज द पोएट wants to emphasize on the fact that all the people living on this earth are same। जैसा कि शायर इस बात पर जोर देता है कि जो भी लोग इस दुनिया में रहते हैं वो सारे बराबर हैं। While we are alive, जब हम जीते हैं, we walk on the same earth, तो हम एक ही अर्थ पर वॉक करते हैं। And upon our death, और जब हम मरेंगे, we will lie in our graves in the same earth, तो हम एक ही अर्थ पर, इसी अर्थ पर हम कब्र में दफनाए जाएंगे। The poet draws other similarities that we all enjoy good food during peace and starve during war and in winter time। शायर दूसरी मिसालें खींचता है कि हम सब अमन के वक्त अच्छा खाने से लुत्फानंदोज होते हैं और जंग के वक्त और सर्दियों में भूखे रहते हैं। We all have similar hands which we use to do a lot of hard work। हम सब के एक जैसे हाथ हैं कि जिसे हम मेहनत के लिए इस्तेमाल करते हैं। All of us have eyes, हम सब की एक जैसी आंखें हैं। Which remains open, के जो खुली रहती हैं। When we are awake, जब हम जागते हैं। And close when we are asleep, और बंद हो जाती हैं जब हम सोते हैं। He reminds the reader that whenever we hate someone, वो पढ़ने वालों को याद दिलाता है कि जब हम किसी से नफरत करते हैं, we cheat and hate ourselves, हम बेसिकली अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, अपने आप को चीट कर रहे होते हैं, अपने आप से ही नफरत कर रहे होते हैं। Also we pick up weapons against someone, और जब हम हथियार किसी के लिए उठाते हैं, we pollute the earth and make it impure, तो फिर हम अपनी ज़मीन को आलूदा करते हैं। With the huge mounds of dead bodies strewn on it, और इस पर लाशों के बड़े बड़े ठेलों से उसे नापाक करते हैं। तो इसकी राइम स्कीम देखते हैं। राइम स्कीम बेसिकली होती क्या है, ये एक दफ़ा इसको ज़रा समझ लें ताकि आपकी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास स्टैंजा 1 है, इसको पढ़ते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। Beneath all uniforms a single body breathes, like ours the land our brothers walk upon, is earth like this in which we all shall lie। अब ये जो लास्ट वर्ड्स होते हैं, इनको हमने देखना होता है, इनकी साउंड्स को हमने देखना होता है। जो एक जैसे साउंड वाले होते हैं उसको हम ए कंसीडर करते हैं, जो थोड़ी सी डिफरेंट साउंड होती है, फॉर एग्जांपल ए से डिफरेंट होगी तो उसको बी कंसीडर करेंगे। इसी तरह से ए और बी दोनों साउंड से अगर डिफरेंट होगी तो उसको सी कंसीडर करेंगे। इसी तरह से ए बी और सी तीनों साउंड से अगर डिफरेंट होगी तो फिर हम उसको डी कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे वर्ड है फॉरेन, फॉरेन और ब्रीथ्स। फॉरेन ए साउंड है, ब्रीथ्स फॉरेन से डिफरेंट है, इसलिए हमने उसको बी साउंड कहा है। इसी तरह से अपॉन, फॉरेन और ब्रीथ्स दोनों से डिफरेंट है, इसलिए हमने उसको सी कहा है। इसी तरह से लाए, फॉरेन ब्रीथ्स अपॉन, ये फॉरेन ब्रीथ्स अपॉन इन तीनों से डिफरेंट है लाए, इसलिए हमने उसको ये डी साउंड कहा है। तो अब राइम स्कीम को लिखने का तरीकाकार क्या है कि ये स्टैंजा 1 था हमारे पास, ए बी सी और डी, हम दो दो लाइंस को कंपेयर करके तो उसको जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे। ए और बी, इसी इन दोनों को हमने कंपेयर किया था, इनकी साउंड्स को कंपेयर किया था लास्ट वर्ड्स के, इस वजह से उसको हमने ए और बी लिखा, सी और डी लिखा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं कि
They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by wars, long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. अब वो स्टैंजा वन था, उसकी साउंड्स को हमने देखा। इसी तरह से स्टैंजा टू का जो है वो स्टार्टिंग से फिर हम दोबारा से साउंड्स को देखेंगे क्योंकि ये स्टैंजा चेंज है। तो यहाँ पे वर्ड है हमारे पास वाटर और स्टार्व्ड। वाटर हमारे पास ए साउंड है, स्टार्व्ड वाटर से डिफरेंट है तो वो बी साउंड है। फिर है रीड, फिर इनको वाटर और स्टार्व्ड इन दोनों से रीड डिफरेंट है तो सी साउंड है। फिर इसी तरह से ऑन, वाटर, स्टार्व्ड, रीड इन तीनों से डिफरेंट है ऑन साउंड तो हमने उसको डी कंसीडर किया है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टैंजा देखें, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दे ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे वर्ड्स देखते हैं, वेक, वन, लाइफ एंड अंडरस्टैंड। वेक हमारे पास ए साउंड है, वन हमारे पास वेक से डिफरेंट है तो बी साउंड है। इसी तरह से लाइफ जो है हमारे पास वेक और वन दोनों से डिफरेंट है तो सी साउंड है। इसी तरह से अंडरस्टैंड, वेक, वन, लाइफ तीनों से डिफरेंट है तो वो डी साउंड है। तो इसी तरह से आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड to hate our brothers is ourselves, that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. Told हमारे पास इस स्टैंजा में ए साउंड है, ourselves बी साउंड है क्योंकि वो told से डिफरेंट है। condemned हमारे पास told और ourselves दोनों साउंड से डिफरेंट है तो सी है। इसी तरह से अदर हमारे पास told, ourselves, condemned तीनों से डिफरेंट है तो वो डी साउंड है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। इसी तरह से इनकी साउंड्स को देखते हैं, डिफाइल हमारे पास ए साउंड है नेक्स्ट स्टैंजा में, इनोसेंस डिफाइल से डिफरेंट है तो बी साउंड है, ओन डिफाइल और इनोसेंस दोनों से डिफरेंट है तो सी साउंड है, स्ट्रेंज डिफाइल इनोसेंस ओन तीनों से डिफरेंट है तो वो डी साउंड है। तो इसको लिखने का तरीकाकार देखते हैं। इसी तरह से स्टैंजा टू था, ए और बी, सी, डी दो लाइंस को हमने कंपेयर किया तो उसको हम सेपरेट करके लिखेंगे। इन दोनों को साउंड्स को बताया हमने कि ये सेम नहीं है तो इसलिए इन दोनों को कंबाइन लिखा है। इसी तरह से इन दोनों को कंबाइन, स्टैंजा 3 है ए बी सी डी, स्टैंजा 4 है ए बी सी डी एंड स्टैंजा 5 है ए बी सी डी। जी तो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं, यानी लिटरेरी डिवाइसेस फॉर्म में क्या क्या यूज हुई है। सबसे पहली है एलिट्रेशन। वो क्या होती है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच repetition of same consonant sounds in two or more closely placed words। consonant sounds किसको कहते हैं, यानी वावल जो साउंड्स होती हैं ए ई आई ओ यू उनसे जो डिफरेंट हो उसको हम consonant साउंड्स कहते हैं। और यहाँ पे होता क्या है इस फिगर ऑफ स्पीच में कि ये दो जो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स होंगे उनमें साउंड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है वो रिपीट होनी चाहिए, यानी बॉडी ब्रीथ्स में कॉन्सोनेंट साउंड बी और बी रिपीट हो रही है। इसी तरह से वॉर्स विंटर, वॉर और विंटर में रिपीट हो रही है डब्ल्यू साउंड। ये ज़हन में रखिएगा कि ये स्टार्टिंग में आने चाहिए, पहली जो साउंड्स हैं वो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स में रिपीट होने चाहिए, उसको हम कहेंगे ये एलिट्रेशन है। इसी तरह से मेटाफर देखें, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू थिंग्स दैट आर नॉट रिलेटेड बाय डायरेक्टली रेफरिंग टू वन थिंग while mentioning other and these two things have one thing common। यानी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं by not using the words like, as और so, तो उसमें उन दोनों चीजों में कोई एक वर्ड लाजमी कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, यूनिफॉर्म रिफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज।
मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं उनकी यूनिफॉर्म को अगर हम कंपेयर करते हैं तो बेसिकली उनका जो यूनिफॉर्म है वो उसमें एक चीज़ कॉमन है कि यानी आर्मी का मिलिट्री का यूनिफॉर्म है, लेकिन है क्या डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं। इसी तरह से वॉर्स टाइम इज कम्पेयर टू द विंटर सीजन, यहाँ पे वॉर टाइम जो है वो विंटर सीजन को के साथ कंपेयर कर रहा है, लेकिन इन दोनों में चीज़ क्या कॉमन है कि वॉर के टाइम भी हम लोग भूखे रहते हैं और विंटर सीजन के टाइम पे भी कई दफ़ा हम लोग भूखे रहते हैं। यानी कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं कि जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है तो लोग बाहर नहीं निकल सकते शॉपिंग वगैरह के लिए, तो इसी वजह से इन दोनों को भी कंपेयर किया गया। नेक्स्ट देखें, रेपिटेशन, a figure of speech in which words or sentences are repeated throughout the poem। यानी रेपिटेशन क्या होता है, वर्ड से जाहिर है कि रिपीट होना, एक से ज्यादा दफा चीजों का रिपीट होना। तो यहाँ पूरी पोम में ये जो वर्ड है रिमेंबर वर्ड इज रिपीटेड 5 टाइम्स इन दिस पोम। इस पोम में हमारे पास रिमेंबर जो वर्ड है वो 5 दफा आया है, तो इसको हम कह रहे हैं ये रेपिटेशन हो रही है। इसी तरह से enjambment, a figure of speech in which poet continues his or her idea without using any kind of punctuation marks to indicate a stop। बेसिकली इसको समझें कि ये पोएटिक डिवाइस क्या होती है। ऐसी पोएटिक डिवाइस है कि जिसमें पोएट जो है अपना आइडिया कंटिन्यू करता है विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क्स, यानी फुल स्टॉप कॉमा वगैरह कहीं पे भी यूज नहीं करता, लास्ट पे सेंटेंस के लास्ट पे उसको यूज नहीं करता और अपने आइडिया को कंटिन्यू करता है, तो उसको हम कहते हैं इंजैम्पमेंट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो लिखा हुआ है पंक्चुएशन मार्क्स टू इंडिकेट अ स्टॉप, अब पंक्चुएशन मार्क जो स्टॉप के लिए यूज होती है वो फुल स्टॉप है, यानी डॉट है या जिसको हम पीरियड कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो फुल स्टॉप है वो हमारे पास पंक्चुएशन मार्क यूज होती है किसी चीज के खत्म होने के लिए, यानी सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखें हम लोग कौन कौन से जो है वो यूज हुई हुई है। स्टैंजा 1 में देखें तो फॉरन, ब्रीथ्स और अपॉन, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, इन तीनों में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इसलिए ये हमने कहा है कि 1, 2 और 3 में कोई भी नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास देखें वाटर एंड रीड, वाटर के बाद कॉमा लगा है और रीड के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास बी पंक्चुएशन मार्क है, यानी फुल स्टॉप कॉमा जो है वो हमारे पास लगा है, लेकिन ये फुल स्टॉप के लिए यूज नहीं होता, यानी ये सेंटेंस खत्म होने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेंटेंस के खत्म होने की। जब सेंटेंस खत्म हो जाता है, बात कंप्लीट हो जाती है, तो उसके लिए हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो यहाँ पे कॉमा भी जो है वो लगा हुआ है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों में भी इंजैम्पमेंट यूज हुई हुई है। इसी तरह से वेक है, वन है, लाइफ है, लाइन 1, 2 और 3 स्टैंजा, इस स्टैंजा में इन तीनों में कहीं पे भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है जो कि इंडिकेट करे स्टॉप को या सेंटेंस के खत्म होने को, तो यहाँ पे भी इंजैम्पमेंट यूज हुई हुई है। इसी तरह से इस स्टैंजा में टोल्ड, आवरसेल्व्स और अदर, लाइन नंबर 1, 2 एंड 4, इन तीनों में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है जो कि इंडिकेट करे स्टॉप को, तो यहाँ पे भी इंजैम्पमेंट यूज हुई हुई है। इसी तरह से इन अ सेंस, ऑन, यहाँ पे हमारे पास लाइन नंबर 2 और 3 जो है इसमें हमारे पास पंक्चुएशन मार्क नहीं है जो कि इंडिकेट करे स्टॉप को, यानी सेंटेंस के कंप्लीट होने को जाहिर करे, तो यहाँ पे भी इंजैम्पमेंट यूज हुई हुई है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसको तरीकाकार क्या होता है लिखने का, लाइन नंबर 1, 2 एंड 3, इसी तरह स्टैंजा 2 में लाइन 1 एंड 3, स्टैंजा 3 में लाइन 1, 2 एंड 3, स्टैंजा 4 लाइन 1, 2 एंड 4 एंड स्टैंजा 5 है लाइन्स 2 एंड 3। तो ये हमारे पास इन सब में इंजैम्पमेंट यूज हुई हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पोएटिक डिवाइसेस, समरी और राइम स्कीम की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई बात समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा ताकि वहाँ पे आपको रिप्लाई किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।